मैं विष्णु कुमार द्विवेदी श्री ब्रह्मदेव क्लासेज ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड श्री ब्रह्मदेव क्लासेज। साथियों, आपका प्यार और आपका जो भी सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में मिलता रहता है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, थोड़ा सा विलंब इस वजह से हो गया क्योंकि आप जानते हैं टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज सुबह सुबह जब क्लास ले रहे थे तो वो क्लास रिकॉर्डेड सेशन में टेक्निकली इशू की वजह से आया ही नहीं, तो दोबारा से ये लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई समस्या नहीं है, संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ सब कुछ संभव है, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय में बच्चों पढ़ेंगे जिसका नाम है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। लेट मी अपलोड द पीडीएफ हियर। थोड़ा सा विलंब होगा, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द lecture which is delivered for today's topic. Okay, so in this section we will learn about, we will discuss about in detail what are the Kepler's law of planetary motion। मतलब बच्चों, जो भी प्लेनेटरी मोशन है वो किस तरीके से काम करते हैं। 16th सेंचुरी में आपको बता दें, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जॉनहस केपलर। बच्चों, उन्होंने हमारे ग्रह सूरज के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाते हैं, कैसे सारी चीजें रिवॉल्व करती हैं अराउंड द सन, क्योंकि सूर्य जो है वो सारे ग्रहों के केंद्र में है। क्या ऐसा पहले भी संभव था? क्या साइंटिस्ट जितने भी थे उन्होंने शुरुआत से ही सूरज को केंद्र में माना? सन इज नॉट इन द सेंटर इनिशियली बच्चों। देर आर सम साइंटिस्ट, ओके, दे गेव द थ्योरीज। उन्होंने कुछ थ्योरीज दी और उन थ्योरीज के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही रोचक विषय ये है कि शुरुआत में जब हमें विज्ञान का मालूम नहीं था, विज्ञान की थ्योरीज मालूम नहीं थी, विज्ञान से परिपक्व नहीं थे लोग, तब ये माना जाता था कि सारे जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे विज्ञान में कोई भी चीज हो, आसपास जो भी घट रहा है वो सारी की सारी अदृश्य शक्तियां कर रही हैं। जैसे जैसे हम विज्ञान की तरफ बढ़े तो हमें मालूम चला कि नहीं, कुछ वैज्ञानिक फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके कारण से ऐसा हो रहा है। पिछले लेक्चर में हमने बच्चों पढ़ा था कि ग्रेविटी के कारण ये सारी चीजें होती हैं। सारी जितने भी यूनिवर्स में जो भी थ्योरी है, जो भी चीजें हैं, वो सब ग्रेविटी के कारण होता है। क्लियर है? चलिए, without wasting our precious time, we will move to the slide second number. Okay, here we are going to discuss that what are the different laws of planetary motion, Kepler's law of planetary motion। सो यहाँ पे अगर आप समझने का प्रयास करेंगे बच्चों तो आपको ये मालूम चलेगा साथियों कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोलर सिस्टम के बारे में बताया और सोलर सिस्टम का एक पूरा एक सिस्टेमैटिक ऑर्डर दिया, जिसको कहते हैं जियो स्टेशनरी या सॉरी जियो सेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। इसको क्या कहा जाएगा? जियो सेंट्रिक, एक सेकेंड, जियो
heliocentric model. Okay, so it is given by Sir Ptolemy. It is given by Sir Ptolemy. टॉलमी जी ने पूरे सौर मंडल में जो केंद्र में होगा वो पृथ्वी को माना था। पृथ्वी को सौर मंडल के केंद्र में माना। पृथ्वी के चारों तरफ मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, यहाँ तक कि सूरज, सन को भी इन्होंने एक प्लेनेट का दर्जा दिया और वहां पे उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में रहेगी। बातें समझ आ रही हैं? It's a geocentric model. In that model, we know that he assumed that Earth will be in the center. Okay, clear. सारी बातें समझ आई? You can take a screenshot of that. So all the concepts would be cleared in your mind. क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप एक और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम था कॉपरनिकस। इन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया। द हीलियोसेंट्रिक मींस हीलियो माने होता है सूरज या सूर्य। क्लियर है? तो इन्होंने पृथ्वी को केंद्र ना मानते हुए, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पृथ्वी को केंद्र में नहीं कहा। इन्होंने कहा पृथ्वी नहीं है केंद्र में। कौन है केंद्र में? केंद्र में रहेंगे हमारे सौर या सूरज। सन वुड बी इन द सेंटर बिकॉज इट्स अ हेलियोसेंट्रिक मॉडल। सो उन्होंने इस बात को नकारा, टॉलमी जी की बात को, कि पृथ्वी केंद्र में है। क्लियर है? अच्छा, एक और बात इन्होंने कही कि सूरज जो है, सौर की पोजीशन, वी कैन से सन इज स्टेशनरी एट इट्स पोजीशन, सन इज नॉट रिवॉल्विंग, सन इज सन इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम। बातें क्लियर हैं? और दूसरी बात इन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र में रहेगा और सूर्य के चारों तरफ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ठीक है? ये सारे के सारे 9 ग्रह थे पहले, अब 8 हैं। सारे के सारे ग्रह बच्चों, क्लियर है? ये क्या हुआ? ये इन्होंने डिस्कशन करा। डिस्कशन करने के बाद इन्होंने ये पाया कि हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को बहुत ही विस्तारित रूप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? हेलियोसेंट्रिक मॉडल समझ में आया। और जो जियोसेंट्रिक मॉडल है टॉलमी वाला, वो भी आपने क्लियर किया। तो आप अब समझेंगे। अब मैं एक दृश्य यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे एक दृश्य दिखाऊंगा जिसमें कुछ थ्योरीज हैं इन जियोसेंट्रिक मॉडल और जो मतलब हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, यानी कि हीलियो को सन कहा गया है। हीलियो इज अ ग्रीक वर्ड। ठीक है? क्लियर है बातें? चलिए यहाँ देखेंगे तो पता चलेगा। टॉलमी जी ने जो मॉडल दिया उसमें ये बताया गया, टॉलमी थॉट्स दैट all celestial bodies including the planet, sun, moon and stars, they orbit around the earth in the center of the universe. क्लियर है बातें? इन्होंने ये कहा कि सेंटर में कौन रहेगा? अर्थ रहेगी, बट सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाएंगे और स्टार्स भी चक्कर लगाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है? समझ में आई बातें? ठीक है, चलिए। द आउटर प्लैनेट्स लाइक यूरेनस एंड नेपच्यून आर मिसिंग बोथ चार्ट। क्लियर है बात? बिकॉज दे हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट द टाइम। देखिएगा ध्यान से, समझ। ये वाले जो फिगर्स मैंने आपको दिखाए, इन समय इस समय हमारे 7 ही प्लैनेट्स थे। 7 ही प्लैनेट्स थे। यूरेनस और नेपच्यून को तब के समय में जब ये थ्योरीज आई, तब बच्चों डिस्कवर्ड नहीं किया गया, खोजा नहीं गया था। तो यहाँ पर जो जो दोनों प्लैनेट्स हैं, इनका नाम ये मिसिंग है। क्लियर है कि जी समझ रहे हो? ठीक है, चलिए। प्लैनेट्स आर लाइंड अप टू मेक द चार्ट इजी। यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे एक सीधी रेखा में, सारे के सारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक सीधी रेखा में हैं। क्यों? क्योंकि ये हम चार्ट अच्छे से प्रिपेयर कर सके, बना सकें, इस वजह से इन्होंने ये इजी हाइपोथेसिस करने के लिए ले लिया। चलिए यहाँ देखेंगे कॉपरनिकस मॉडल ऑफ एटम में, इसको कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे तरीके से हम कर सकते हैं। देखिएगा, कॉपरनिकस थॉट दैट द प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड द सन
एंड दैट आर द मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि हम कह सकते हैं चंद्रमा है, मून है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा क्योंकि वो नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा अगर हम देखें, सूर्य केंद्र में रहेगा। क्लियर है? सूर्य बच्चों केंद्र में रहेगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, द थ्योरी दैट इज कॉल्ड सन जो है वो डिड नॉट मूव, सन वुड बी स्टेशनरी, नॉट डिड द स्टार्स। जैसा कि टॉलमी ने कहा, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और तारे भी चक्कर लगाएंगे, लेकिन हीलियोसेंट्रिक मॉडल में कॉपरनिकस जी ने ये नहीं कहा। इन्होंने कहा सूरज जो है वो स्थिर रहेगा, इसके साथ साथ जितने भी गैलेक्सीज हैं, द ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, वो भी स्टेशनरी रहेंगे, वो भी चलेंगे नहीं। क्लियर है बातें? चलिए आगे देखेंगे। कॉपरनिकस वाज करेक्ट अबाउट समथिंग। ठीक है, कई सारी चीजें कॉपरनिकस मॉडल ऑफ एटम में जो बताई गई, वो बच्चों वो सारी की सारी सही नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें वहां पे सही थी। जैसे उन्होंने कहा कि सन वुड बी इन द सेंटर, इट्स वेरी करेक्ट। ओके, इट्स वेरी करेक्ट। क्लियर बात? अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे, सन इज नॉट इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड इट डज नॉट मूव, ये उन्होंने कहा, ये उन्होंने कहा। तो इसमें आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स वगैरह ये सारी चीजें बताई थी उन्होंने। क्लियर है? चलिए, समझ रहे हैं बात? अब बातें आती हैं कि इन दोनों मॉडल्स में अगर हम देखें तो कुछ चीजें जो नहीं बताई गई, वो सर कॉपरनिकस, जो कॉपरनिकस का मॉडल था वो हमें भी नहीं बताई। लेकिन अब आते हैं 16 सेंचुरी में जब हम पहुंचे, 16 सेंचुरी में जब हम पहुंचे बच्चों, तो हमें एक साइंटिस्ट मिले जिनका नाम था जोहानस केपलर। क्या नाम था बच्चों? जोहानस केपलर साथियों नाम था। 16 सेंचुरी में उन्होंने, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने बताया कि कैसे प्लैनेट्स हमारे चारों तरफ सू, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने 3 नियम दिए, जिन नियम को हम लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन कहते हैं। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, इसमें अगर आप देखो तो देयर आर द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, द सेकंड लॉ दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया, द थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इनके कुछ नाम है, इनके कुछ नाम है। नाम पे अभी हम नहीं चलेंगे, नाम पे नहीं चलेंगे, लेकिन चीजों को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब पता चलेगा ये नाम कैसे आए। क्लियर है? ठीक है, डायरेक्टली हम चलते हैं, डायरेक्टली बच्चों हम चलते हैं केपलर के पहले नियम पर, केपलर के पहले नियम पर। अच्छा, केपलर जो थे, उनके पहले न्यूटन साहब ने ये बता दिया था कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पावर, ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। ये एक दूसरे के साथ क्या किए हैं? सारे के सारे बाइंड है। ठीक, चलिए देखते हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ में ये बताया गया कि जितने प्लैनेट्स हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, वो सूरज के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। और ये ऑर्बिट बच्चों होती है इलिप्स के रूप में। क्या होती है? अंडाकार होती है। जैसा एक अंडा है, एग का शेप देखते हैं, तो वो इलिप्स के रूप में आपको दिखता है, रफली अगर हम बात करें। ठीक है, अगर इलिप्स को समझें तो थोड़ी से हम इसकी तरफ चलेंगे। इलिप्स जो है वो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, और आप जब 11th में आते हैं या 12th के सेक्शन में आते हैं, 11th में बेसिकली समझाया जाता है कि इलिप्स जो है वो एक अंडाकार आकृति होती है, और इस आकृति में आपके दो सेंटर्स होते हैं, दो सेंटर होते हैं। उन सेंटर को एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस के हिसाब से काट दिया गया है इस पूरे एलिप्स को। और यहाँ पर बच्चों दो फोकस होते हैं, F1 और F2। क्लियर है? F1 और F2। क्लियर है बातें? चलिए, इतनी बातें समझ आई? ठीक है, अब बात करेंगे कि इसी इलिप्स में सूरज जो है, इसी इलिप्स में सेंटर पे रहेगा। केवल आप एक विषय और यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि
सूरज जो दो फोकस हैं, एक फोकस बच्चों जिस फोकस में F1 यहाँ पे हमने बताया फोकस 1 और X से डिनोट किया गया F2, यहाँ पर किसी एक फोकस पे रहेगा। समझ आया बात? किसी एक फोकस पर ही रहेगा। सूरज जो है किसी एक फोकस पे रहेगा, दोनों फोकस पे नहीं रहेगा, किसी एक पर रहेगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, वी नो दैट the all the planets moves in a elliptical orbits around the sun, and this orbit have two foci, and the sun would be at one of the two foci। ठीक है। तो इसको इससे हमें ये पता चला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे प्लैनेट्स बच्चों क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। एक एक एलिप्स की ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो उस वृत्ताकार आकृति में चक्कर लगाते हैं। इसकी वजह से इस वाले फर्स्ट प्लेनेट को हमने क्या कह दिया, इस वाले फर्स्ट प्लेनेट को बच्चों हमने नाम दिया लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि ये ऑर्बिट के बारे में बताता है, क्योंकि ये ऑर्बिट के बारे में बताता है। एक बात और लिखी, फोकाई। फोकाई मतलब होता है प्लूरल ऑफ फोकस। फोकस को हम प्लूरल ऑफ फोकस अगर हम देखते हैं तो फोकाई होता है। दो फोकस हैं तो हम फोकसेस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, फोकाई बोलेंगे। अच्छा यहाँ देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये फर्स्ट समझ आया अच्छे से, तो सेकंड पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जो ये सूरज है, इस सूरज से एक लाइन ज्वाइन अगर हम करें, आपने देखा कि जो प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो किसी एक पोजीशन पर अगर हम मान लें इस प्लैनेट को, वहां से अगर एक इमेजिनरी लाइन खींची जाए, ध्यान दीजिएगा, मैं स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर एक इमेजिनरी ट्रैक हम यहाँ पे ड्रॉ करें, दो तीन पॉइंट अगर हम मान लें, एक ऑर्बिट के दो तीन चार पॉइंट अगर हम मान लें सेम प्लेनेट के, ठीक है। मान लीजिए ए प्लेनेट जो है, ये कोई प्लेनेट है, ये ए बी, देखिएगा यहाँ पे आपको समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे ए बी और एक्स और वाई पॉइंट दिए गए हैं। अगर मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, एक्स और वाई पॉइंट यहाँ है, तो आप अगर देखेंगे तो इस वाले पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक एक इमेजिनरी कंसेप्ट बनेगा। ये हाइपोथेटिकल केस है, हमने एक एजम्पशन किया है। तो उन्होंने ये कहा कि जो एरिया ए बी ओ का रहेगा, मान लीजिए ये सेंटर पर सन है जो, वो ओ पॉइंट है, तो आप देखोगे इन द ट्राइंगल ओ ए बी, ये जो एरिया रहेगा, और ए वन इसको मान ले रहे हैं, ए टू इसको मान ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, A1 will always be equals to A2 because the line joining, the imaginary line joining the sun to the earth, to the planet, to any planet, not the earth only, to any planet, sweeps over equal areas in equal interval of time। मतलब समय के साथ जो एरिया इनका कवर होगा वो बराबर होगा, चाहे वो पास हो सन से या दूर हो। याद रखिएगा, सूरज के पास होंगे तब भी एरिया बराबर रहेगा, सूरज से दूर होंगे तब भी एरिया बराबर रहेगा। अच्छा एक बात और समझिए, इस लॉ में हमें ये बताया गया कि अगर पृथ्वी या कोई भी प्लेनेट सूरज के चारों तरफ जब चक्कर लगा रहा है, तो अगर सूरज से दूर है, सूरज से, सौर से, या हम कहें सन के पास में है या दूर है उससे, तो उसका टाइम पीरियड डिसाइड होता है। रिवॉल्वेशन का जो चक्कर लगाने का टाइम पीरियड है वो डिसाइड होता है। कैसे? मरकरी, मान लीजिए सन जो है, सन के सबसे नजदीक ग्रह है मरकरी, और मरकरी क्या करता है, सबसे कम समय लेता है। तो आप देखेंगे द प्लेनेट डज नॉट मूव विद कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सन, ठीक है, एंड द स्पीड इज ग्रेटर व्हेन द प्लेनेट इज नियरर। याद रखिएगा, जब प्लेनेट पास में होता है तब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब स्पीड कम होगी दैट मीन्स वो दूर होगा। याद रखिएगा, जब सूरज के सबसे दूर ग्रह होगा
जैसे पृथ्वी और बुध को ले लें तो बुध कम समय लेगा इंस्टीड ऑफ अर्थ। क्लियर है बात? पृथ्वी हमारे 365 दिन में चक्कर लगाती है, लेकिन उससे कम समय में बुध चक्कर लगा लेता है। बातें समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड का एक फिनोमिना और यहाँ पे पता चलता है। क्लियर है बात? यहाँ पर थोड़ा इसको सिंपल करने के लिए हमने इलिप्स ना मानकर ऑर्बिट्स को क्या माना है, सर्कुलर माना है। बातें समझ आ रही? दोनों लॉ समझ आए। पहले में हमें ऑर्बिट के बारे में पता चला, दूसरे में हमें सूरज के अगर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कितना टाइम पीरियड ले रहे हैं, कितना समय ले पा रहे हैं, उसको उसको पता चला, उसके बारे में मालूम चला। तो इसको सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को हमने क्या बोल दिया? सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को हमने बच्चों क्या बोला बताइए? हमने हमने क्या बोला? हमने बोला, एक सेकंड दीजिए। लॉ ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ एरियाज, बिकॉज एरिया कांस्टेंट रहता है, एरिया घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है। अ लाइन ज्वाइनिंग connect a planet to the sun sweeps over equal areas, not equal areas in equal interval of time। ठीक है। यहाँ नॉट स्वीप्स आउट होगा, नॉट नहीं है, स्वीप्स आउट। क्लियर है बातें सब? दोनों क्लियर हैं? चलिए, तीसरे लॉ और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसमें एक डेरिवेशन भी आता है जो आपको पढ़ने को मिलता है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को। थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को यहाँ देखिएगा। थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन कहता है कि जो रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है, याद रखिएगा, दिखाने का प्रयास यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, मतलब मीन डिस्टेंस को अगर हम देखें उसका क्यूब, याद रखिए आर क्यूब, यहाँ पे हम आर मान ले रहे हैं। आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम स्क्वायर। क्लियर है? किस टाइम पीरियड में वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उसका अगर स्क्वायर ले लें तो वो आर क्यूब के बराबर होगा। कैसे? इस कंसेप्ट के लिए बच्चों, इस कंसेप्ट के लिए अभी इस पर नहीं जाएंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। याद रखिएगा। देखो, यहाँ पे अगर मैं समझाने का प्रयास आपको करूं तो न्यूटन साहब की जो बात है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिएगा, एक सेकेंड। न्यूटन साहब ने ये कहा कि ग्रेविटी के कारण सारी बातें यहाँ पे आती हैं। ग्रेविटी ही है, क्या है? ग्रेविटी ही है जो सारे प्लैनेट्स को अपनी ओर बांधे हुए है। ठीक है। चलिए देखिए, 8 नंबर स्लाइड में हम जाएं। 8 नंबर स्लाइड में अगर हम जाएं तो हमें देखने को मिलता है, एक सेकंड दीजिए। ये अपलोड हो जाए तो चलिए इसको देखें, इसको इसको अभी सेव करे दे रहे हैं। देखिए, लेट मी री अपलोड माय पीडीएफ। हो जाता है कभी। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो, इस वाली स्लाइड में अगर आपको पता चलेगा, देखो, केपलर ने प्लेनेटरी लॉज दिए, लेकिन बात क्या बताई थी मैंने? बात आपको बताई थी एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन वुड गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने कहा कि सबसे मुख्य कारण क्या है? मोशन का सबसे मुख्य कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन क्या करता है? इस ग्रेविटेशनल पुल को बताता है। सन एक्सर्ट करता है, सूरज एक्सर्ट करता है, सूरज बच्चों एक्सर्ट करता है इस वाले फोर्स को, और यही फोर्स सबको बाइंड करे हुए है, सबको
बाइंड किए हुए है। सन इज इन द सेंटर। और न्यूटन ने क्या किया, इस जो केपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन था, इसको अगर हम पूरा एक सर्कुलर सिस्टम मान लें। क्यों? क्योंकि जो प्लेनेट है वो चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में, सेकेंड लॉ में हमें बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो सर्कुलर ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस अगर देखें तो वो क्या होगी, 2 पाई r होगी। और इसका टाइम पीरियड जो लगेगा उससे इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, उससे इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। एक और बात समझेंगे, आपने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में या सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एक बल होता है, एक फोर्स होता है जो रेडियल फोर्स होता है। यानी कि पृथ्वी के, यानी कि अगर हम किसी सेंटर से किसी एक सर्कुलर ट्रैक में चल रहे हैं, जैसे एक अ, एक सर्कुलर ट्रैक में चल रहे हैं, तो उसको उसको बैलेंस रखने के लिए हमें एक फोर्स की आवश्यकता होती है, जो उसको हम सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है mv² / r। इसके बारे में डिस्कशन अगर इस वाले लेक्चर में हम करेंगे नहीं, दूसरे लेक्चर में करेंगे। अगर इसको हमने कंपेयर करा, सर आइजैक न्यूटन ने बच्चों यहाँ पे कंपेयर किया। वी आर वी आर टेकिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स formula Gm, capital M/r², and when we are equating this with the centripetal acceleration, centripetal force के जो इक्वेशन है उससे हमने कंपेयर करा mv² / r। सो हमें एक चीज मिली यहाँ पे, m कैंसिल आउट हो जाएगा, याद रखिए। एंड r, अगर यहाँ पे एक और बात हम देखेंगे तो ये जो चीज है यहाँ पे अगर हम देखें, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, v = 2 πr/t। क्यों? क्योंकि सर्कुलर ट्रैक में आप क्लास 9th के अंदर और क्लास 11th के अंदर ये पढ़ते हो, 2 πr/t लेंगे, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट की वजह से सर्कुलर मोशन करेगा ये। ठीक है, तो वहां पे अगर हम इसको देखें, इसकी वैल्यू को पुट करें, 2 π/t, 2 π/t इंटू इंटू आर, आर के अपॉन डिवाइडेड बाई आर होगा। क्लियर है? अगर यहाँ हम देखेंगे तो इज इक्वल टू Gm/m/r²। इसको एम को कैंसिल आउट नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आप समझो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 π/t, 2 π 2 π, ये 4 π बन जाएगा। क्लियर है? ये बच्चों यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 π² बन जाएगा। और यहाँ जी कैपिटल एम ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारी के सारी वैल्यू 4 π² अपॉन कैपिटल जी इंटू एम, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये कांस्टेंट हैं। यूजीसी कांस्टेंट है, 4 π भी कांस्टेंट है, कैपिटल एम मास कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। तो इन सभी वैल्यूज को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो हमें एक पॉइंट मिलता है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, यानी कि रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि द थर्ड लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड मतलब होता है टाइम पीरियड। क्लियर है? ऑफ अ प्लैनेट मतलब किसी भी प्लैनेट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पे हमने बताया था एक मेजर एक्सिस होती है, याद आ रहा है, एक माइनर एक्सिस होती है। तो उस मेजर एक्सिस के सेमी मेजर एक्सिस मतलब आधी ले लें, आधी ले लें। क्यों ले लें आधी? क्योंकि एक ही फोकस तो हम कंसीडर करेंगे इसमें, तो इस वजह से हम आधी यहाँ पर लेते हैं। तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r³। क्लियर है बातें? क्लियर है? समस्या तो नहीं है कुछ? अच्छा, अगर इसके हम एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से प्लॉट मिलेगा कि मरकरी सबसे कम समय लेगा, उससे फिर कम समय लेगा वीनस, फिर उससे ज्यादा समय। यहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ रहा है, देखिएगा ध्यान से। अगर हम स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड को देखें और उसको हम क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस r³ और टी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि मरकरी सबसे कम समय लेगा, फिर वीनस लेगा, फिर अर्थ लेगा, फिर मार्स लेगा, फिर फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो लेंगे। क्लियर है बातें? बातें समझ आ रही हैं? ये एक प्लॉट है, ये एक ग्राफ है जो आपको यहाँ पे हमने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है,
अगर और हम देखें कुछ और चीजें यहाँ पे अगर हम देखें तो बातें समझ में आती हैं कि इसके प्लैनेट्स के जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो क्या है, डिस्टेंस है वो क्या है। क्लियर है। देखिए मरकरी जो है, मरकरी यहाँ पे एयू में दिखाया गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस में दिखाया गया कि मरकरी जो है वो 0.387 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो है वो डिस्टेंस ऑफ द कॉस्म कह सकते हैं कि जो जो हमारे पृथ्वी से कई गुना कई हजार गुना दूर हैं, उसमें अगर हम डिस्टेंस मापते हैं तो ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस लेते हैं, एयू लेते हैं। बातें समझ आ रही हैं। तो वहां पे हम वीनस को अगर देखेंगे तो वीनस का 0.723 बढ़ गया क्योंकि ये दूर है। अर्थ का कितना है, 1 है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, आप देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है सूरज हमारी पृथ्वी से एवरेज डिस्टेंस कितना दूर है, एवरेज डिस्टेंस देखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो अर्थ और सूरज के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसका यूनिट होता है। बातें समझ पाए। मार्स, फिर फिर जुपिटर, फिर सैटर्न। क्लियर है। ये बातें समझ आ रही हैं। इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, एन है आपका नंबर, ठीक है, डिजिट है। अच्छा इधर आएंगे तो ये सारी चीजें आपको ये सारी चीजें अपर क्लासेस की हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर आपको ज्यादा क्यूरियोसिटी है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कुछ ना कुछ चीजों को लेकर। एडियाबेटिक ये सब कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में आपको पढ़ाया जाता है। तो होप दैट दिस विल हेल्प, ऑल दिस विल हेल्प। आज हमने बच्चों पढ़ा, आज एक बारी समराइज कर देते हैं इस क्लास को, समराइज कर देते हैं इस क्लास को कि हमने कैपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन पढ़े जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ ऑर्बिट पढ़ा। पहला लॉ जो है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है क्योंकि ये ऑर्बिट के बारे में बताता है कि किस तरीके से जो प्लेनेट हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उनकी कक्षाओं के बारे में बताता है, उनके ऑर्बिट्स के बारे में बताता है। फिर लॉ ऑफ एरियाज आते हैं कि अगर सूरज के नजदीक ग्रह होगा तो वो बहुत कम समय में चक्कर लगाएगा और जैसे जैसे हम सूरज से दूर बढ़ते चले जाएंगे तो वो ज्यादा समय लेगा। क्लियर है। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं कि प्लूटो जो है, प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड नाउ एज अ प्लेनेट, इट इज अ ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट मतलब क्षुद्र ग्रह, छोटा ग्रह बन गया है क्योंकि इन 2014, ठीक है, प्राक सम्मेलन में आपको कई सारे जो साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अगर हम देखें तो वहाँ के जो विद्वान लोग थे वो बैठे और उन्होंने ये डिस्कशन करा कि कैप्लर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन ये फॉलो नहीं कर रहा है, प्लूटो फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि होता क्या है, लेट मी टेक अ स्लाइड फॉर मेकिंग यू बेटर अंडरस्टैंड। दो दो मिनट दीजिएगा, ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ लेट मी शो यू समथिंग कि जस्ट सेकेंड, जस्ट देखिएगा। अगर हम सूरज को देखें तो सूरज को अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, सूरज कहीं इधर होगा। क्लियर है बात। ठीक है। और किसी एक प्लेनेट से ये चक्कर लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। कहाँ पे, कहाँ पे बच्चों, इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा होगा। तो आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पे जो प्लूटो है, कोई दूसरे प्लेनेट हम नहीं ले रहे हैं, कोई दूसरे प्लेनेट, कोई भी दूसरे प्लेनेट नहीं ले रहे हैं, हम केवल प्लूटो को ले रहे हैं। और इसके अलावा एक प्लेनेट और ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जस्ट अ सेकेंड, एक और प्लेनेट ले रहे हैं। ठीक है। ये है, ये है, ठीक। लेट मी डू फॉर यू,
क्लियर है बातें? अच्छा चलिए, न्यूटन जो है, सॉरी, जो नेपच्यून है, नेपच्यून के बाद किसका पोजीशन आता है? प्लूटो का आता है। पी से हमने प्लूटो को डिनोट कर लिया, एन से इसको डिनोट कर लिया। तो न्यूटन जो सॉरी जो नेपच्यून है, वो वो अपनी इस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इस ऑर्बिट में, इसमें। अब होता क्या है, प्लूटो भी जब चक्कर लगाता है, 2014 में ये डिस्कशन किया गया और ये पाया गया कि केपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन को ये फॉलो नहीं कर रहा था। ये क्या कर रहा था बच्चों, कि प्लूटो प्लूटो जो है वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाते लगाते, इस ट्रैक में चक्कर लगाते लगाते ये कहाँ पहुंच जा रहा है, ये नेपच्यून की ऑर्बिट में पहुंच जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपने ही प्लेनेट में चक्कर लगाना चाहिए, क्योंकि फिक्स ऑर्बिट होती हैं। ये ऑर्बिट्स सभी प्लेनेट के लिए फिक्स होती हैं। तो जब इसने इस रूल को डिसऑबे किया, इस इसको फॉलो नहीं किया, तब जाके ये निष्कर्ष निकाला गया कि कई सारी जो कमियां हैं वो प्लूटो कर रहा है। तो इसको हम कंसिडर कर ही नहीं सकते प्लेनेट की वजह से, इसको हम प्लेनेट का दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि ये डिसऑबे कर रहा है केपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन को। तो चीजें क्लियर हुई ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो आप समझ गए होंगे, 2014 में इसको प्लेनेट का दर्जा नहीं दिया गया, इसको ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया गया, डीपी, ड्वार्फ प्लेनेट, क्षुद्र ग्रह। ठीक है। कुछ चीजें और आती हैं, कॉमेट्स होता है, धूमकेतु होता है, एस्टेरॉयड होते हैं, बुच्चल तारे होते हैं। ये सारी विषय बहुत ही रोचक हैं। इसके लिए आप हमसे जुड़ते रहें और बढ़िया से पढ़ें। यही तो सीखना है, यही तो आपको सिखाना है। कई सारे विषय जो जो हैं बहुत ही रोचक होते हैं, और इन विषयों में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। बहुत ही ढंग से जब तैयारी करेंगे तब बात बनेगी, ऐसे बात हमारी नहीं बनने वाली है। बातें समझ रहे हो? ऐसे किसी भी टॉपिक में हम कभी भी प्रयास जब तक नहीं करेंगे बच्चों, तब तक बात नहीं बनती है, तब तक बात नहीं बनती है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है। तो बात जब बनेगी, जब आप पूरी शिद्दत से पूरी शिद्दत से जब लग जाएंगे अपनी तैयारी में। कहते हैं ना, जब आप शिद्दत से लगते हो, कायनात भी आपको सफलता के दरवाजे खोल देती है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जब आप चलेंगे ही नहीं, जब आप सीखने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो किस तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे? तो चलिए, गिरेंगे, गिरने के बाद फिर उठेंगे, संभलेंगे और फिर से चलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित आपको मैं प्यार भरा नमस्कार फिर से बोलता हूँ। जय हिंद है सभी को, वंदे मातरम। आप बढ़िया से मन लगा के पढ़ें और हमारे इस श्री ब्रह्मदेव क्लासेस को फॉलो अवश्य करिएगा। ध्यान दीजिए, ये आपका घर है। आपको जो भी डाउट्स हैं, जिस टॉपिक में पढ़ना है, वो टॉपिक आप यहाँ पे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, और जो इसमें प्रॉब्लम आई हैं उनको देखिएगा। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।